नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इस बार के बजट से किसानों में खुशी की लहर है और किसानों का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखा। यमुनानगर में किसानों से बात की हमारे संवाददाता ने। मोदी सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। किसानों के लिए इसमें किस तरह की सुविधाएं रखी हैं, किसान खुश हैं नहीं हैं, जानते हैं किसानों की जुबानी। सर, अपना शुभ नाम? शशि दुरेजा और मैं दामला से निवासी हूँ, किसान परिवार से समझता हूँ। सर, इस बार जो मोदी सरकार ने बजट पेश किया किस रूप में लेते? अब की बार बड़ा सराहनीय बजट दिया इन्होंने किसानों के लिए, और जो ये MSP वाला जो बजट दिया की बार बड़ा अच्छा दिया है। और जो मिथ्या बात चल रही थी, गलत बात चल रही थी, MSP खत्म होगा। अब की बार इतना प्रावधान किया इन्होंने बजट में, जो 3.5 लाख करोड़ दिया इन्होंने, बड़ा अच्छा है। और MSP जो बात ही खत्म होगी, ये चलता रहेगा, बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा इम्प्लीमेंट या और कुछ क्या फ़ायदा मिला? इसका बड़ा फ़ायदा मिला है इम्प्लीमेंट का। एक तो उन्होंने जो किसान ड्रोन की जो इन्होंने बात कही है, ये बड़ा सराहनीय कदम है कि हमारे खेत के ऊपर से छिड़काव होगा। एक तो फसल के ऊपर अच्छी छिड़काव होगा, और लेबर समस्या जो हमें बहुत दिक्कत होती थी, कई बार हमारी फसल जो है ना बिना कट रही थी लेबर के कारण, लेबर बाहर से आती है, लेबर यहाँ तो कम मिलती है हरियाणा में भी, तो ये हमारे ठीक है। और इम्प्लीमेंट जो इन्होंने कहा बाहर से मंगवाएंगे इम्प्लीमेंट, उस सब्सिडी देंगे, इससे हमारा रोज़गार भी मिलेगा हमारे को, और हमारे खेत को जाना सही से मशीनरी मिलेगी। ये लेबर समस्या भी दूर होगी, इससे बड़ा अच्छा कदम है। और मैं इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा बजट उन्होंने हमारे लिए दिया है। धन्यवाद। सर, अपना शुभ नाम? मेरा नाम अशोक गुम्बर, रादौर से बिलोंग करता हूँ और एक किसान का कार्य करता हूँ। ये जो बजट को किस रूप में लेते जो मोदी सरकार ने पेश की? मोदी सरकार ने जो बजट किसानों के हित में दिया है, जो इन्होंने ये फल सब्जी ऑर्गेनाइज और एरा वगैरह जो भी इन्होंने ये दिया है, और उसके ऊपर जो इन्होंने सब्सिडी देते हैं, वो भी एक बहुत सराहनीय कदम है। और सरकार ने जो ये MSP के बारे में जो किसानों की शंका दूर की है, उन्होंने जो उनके अंदर भय था कि MSP पे फसल नहीं खरीदी जाएगी, वो आज क्लियर हो गया। उसमें बजट में दे दिया इनका कि 3.25 लाख करोड़ रुपया जो किसानों के लिए MSP के लिए दिया है। ये बहुत सराहनीय कदम है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसान ड्रोन है ये इम्प्लीमेंट का कुछ फ़ायदा होगा आपको? इसमें बहुत फ़ायदा होगा। किसान ड्रोन की जो इन्होंने स्कीम भेजी है किसानों के लिए, किसान ड्रोन से लेबर का फ़ायदा मिलेगा, फसलें अच्छी मिलेंगी, और भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो इन्होंने इम्प्लीमेंट दिया है, ये सब्सिडी जो इन्होंने कहा है उसके लिए, तो सब्सिडी भी बहुत किसान के लिए हित में है। धन्यवाद। सर, अपना शुभ नाम? बिल्कुल ज़रूरी है। कोई बात नहीं। तो ये हमारे साथ किसान थे, उनका यही कहना है कि इस बार जो सरकार ने बजट पेश किया है, खास करके किसानों का हित रख के पेश किया। इसमें चाहे ऑर्गेनाइज खेती की बात करें, चाहे इम्प्लीमेंट की जो सस्ते हुए हैं, जिसमें किसान ड्रोन है, क्योंकि अक्सर जो किसानों को लेबर की समस्या रहती है, इम्प्लीमेंट सस्ते होंगे तो किसान इम्प्लीमेंट के सहारे खेती करेगा, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी और जो आय है उसमें वृद्धि होगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं भिवानी के लोगों को इस बार का बजट कैसा लगा, लोगों से बात की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। केंद्र सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया। इस बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब थे उसमें बदलाव की जरूरत लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे लोगों में निराशा ही हुई है। यह काफ़ी लोगों की सोच थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए। सबसे अच्छा कदम ये है जो डिजिटल में फ़ोन, मोबाइल और एसेसरी सस्ते किए हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अभी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को मोबाइल चार्ज लेने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। वर्तमान में जो बजट भारत सरकार ने पेश किया है किसानों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो 2023 को जो है मोटा अनाज जो होता है हमारा किसानों का, उसको मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ाया देंगे, ड्रोन के माध्यम से जो है स्प्रे करेंगे। इस तरह की नई आधुनिक तकनीकों को जो है बजट में जगह दी गई है। जी, आज आम बजट जो पेश हुआ है वो कुल मिला के संतोषजनक है। निर्मला सीतारमन जी ने जो आज आम बजट पेश किया, उसके अंदर हेल्थ के सेक्टर पे बहुत विशेष ध्यान दिया, हेल्थ के सेक्टर को बढ़ाया गया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बारिश से खराब हुई फसल पर बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों के मांगने पर भी मुआवजे की घोषणा नहीं कर रही और पिछले 2 साल से किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा।
हुड्डा ने कहा कि बेमौसम बरसात के चलते किसानों की गेहूं की फसल खराब हो गई और ऐसे में किसान हरियाणा सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत हरियाणा में किसानों का बकाया मुआवजा तो दिया ही जाए, साथ ही अभी खराब हुई गेहूं की फसल के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा की जानी चाहिए। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। नहीं, गिरदावरी तो इस साल की नहीं हुई, जिस साल गिरदावरी हुई थी पिछले साल उसकी भी नहीं मिली। आप देखो मेरे ही हल्के में है, मैं उनका वीडियो दे रखा है, कुलताना गांव है, उसमें जो है जो क्या बदहाल हुआ है गेहूँ की भर्ती, तो वो तो गई गली, मतलब रास्ता नहीं है जहाँ पे आप कहीं अपनी मुर्दे को फूंक सको, तो उस जाने का मुर्दा घाट तक का रास्ता ही नहीं है। तो इस किस्म का है, ये सरकार बिल्कुल आंख नीचे बैठी है। ये सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट की है और कोई भी ध्यान इसका विकास की तरफ नहीं है, बल्कि मुआवजा 2-2 साल से नहीं लिया किसान को। जिनकी फसल खराब हो गई, जिनका भविष्य खराब हो गया, बेमौसमी वो है, मुआवजा दिल्ली सरकार ने 10,000 रुपये प्रति एकड़ बगैर उसके दे दिया। भाई ये जो बेमौसमी बारिश हुई है खराब हो, 10,000 रुपये कंपनसेशन दे दिया। ये सरकार का वो भी नहीं है। कम से कम 10,000 रुपये एकड़ का तो दो, जिसकी फसल खराब हो गई बारिश की वजह से। कहा है करनाल में स्कूल खुलने के पहले दिन कैसा माहौल था, टीचर्स और स्टूडेंट्स से बात की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह। कोरोना की तीसरी लहर के कारण बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी कर दी गई है। आज पहला दिन है जब स्कूल खोले जा रहे हैं। कुछ खास हिदायतें और निर्देश जो हैं शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से स्कूलों को दी गई थी, जिसके बाद ही जो है छात्र अपनी कक्षाओं में आ सकेंगे। हमारे साथ स्कूल प्रबंधन के अध्यापक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या गाइडलाइन जो है सरकार द्वारा दी गई थी और किन किन गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। मैडम पहले तो ये बताएं कि स्कूल में स्ट्रेंथ कितनी है छात्रों की? सर 10 से 12 तकरीबन 800 बच्चे हैं। तो अभी क्या किस तरह के निर्देश पालन किए गए आज? सरकार के निर्देशों के अनुरूप तो बच्चों को एक तो पेरेंट्स से परमिशन लेटर लाना है। 50% बच्चे बुलाए हैं हमने, यानी कि 1 से 20 रोल नंबर, और उस रोल नंबर में वो बच्चे आएंगे जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनके पेरेंट्स परमिशन देते हैं, वही, बाकी नहीं आ सकते स्कूल में। तो यह स्कूल में एंट्री किस तरह से रखी गई है? एक तो मेन गेट पे बैठाई गई हैं, 2 हमारी स्कूल की है तो मिड डे मील की, क्योंकि हमारा स्टाफ कम है तो उनकी ड्यूटी है, वो बच्चों को वहाँ पे एक तो लेटर वगैरह चेक करती हैं, ठीक है, उनको वैक्सीन वो कर देती हैं, अपना सैनिटाइजर लगाती हैं और टेम्परेचर चेक करती हैं। वो साथ के साथ रिकॉर्ड होता है, अगर किसी बच्चे का कम लगता है तो वो वापस चला जाता है। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता मलिक है जी, मैं हिस्ट्री लेक्चरर हूँ। तो सुनीता जी, अभी जैसे पहला दिन है आज, काफी दिनों बाद स्कूल खुले हैं, क्लासरूम्स की क्या स्थिति है? क्लासरूम्स में 1/3 बच्चे अभी आए हैं, कुछ तो धुंध की वजह से, कुछ एक आधे ने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी वो नहीं आए हैं, कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इतनी ठंड में भेजना नहीं चाहते, तो उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध है। तो मैडम इससे पहले भी वैक्सीनेशन की स्थिति जानी होगी कि बच्चों की, जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने वैक्सीनेट हुए, क्या स्थिति है? मेरी क्लास में 11th C में 64 बच्चे हैं और 63 को लग चुके हैं। एक बच्चे को वो टीबी की बीमारी है, तो उसके डॉक्टर ने अभी मना किया। लगभग माना जाए कि सब बच्चे 100% वैक्सीनेटेड है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से स्कूलों को खोलने की तैयारी कर दी गई है और जो गाइडलाइन जारी की थी उसके अनुसार मैक्सिमम बच्चे जो हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं, और जब स्कूल में उनकी एंट्री हो जाती है तो उस समय भी ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कंसेंट लेटर जो उनको अभिभावकों की तरफ से मिलता है वो जरूर दिखाना होता है। हम इस समय क्लासरूम में मौजूद हैं, यहाँ छात्रों से जानेंगे कि वो आए हैं काफी समय बाद स्कूल में, उनको कैसा लग रहा है कि अब जो है ऑनलाइन स्टडी की बजाय ऑफलाइन स्टडी वो शुरू करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, तो बेटे अब काफी दिनों बाद स्कूल खुले हैं, कैसा लग रहा है स्कूल? बहुत अच्छा। तो किसी तरह की वैक्सीनेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत, यहाँ स्कूल आने में कोई दिक्कत हुई हो? नो सर। तो सर्टिफिकेट वगैरह सब साथ लेके आए आप? हाँ जी सर, सर को दे दिया है। जब सब दिया है, अपने पेरेंट्स की तरफ से कंसेंट लेटर था? हाँ जी सर, वो भी दिया है। हाँ जी। आपका क्या नाम है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि इतने दिनों के बाद स्कूल में आए हैं। हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होगी अब, और जो भी वो सहमति पत्र था, सर्टिफिकेट था, हमने वो सर को दे दिया।
तो पहले ऑनलाइन स्टडी चल रहे थे, अब ऑफलाइन होगी, कुछ फर्क नजर आएगा इसमें? हाँ सर, ऑनलाइन स्टडी में इतना वो नहीं है कि ऑफलाइन अच्छे से पढ़ लेते हैं सर। तो किसी तरह का डर है जिस तरह से बीमारी की बात होती है? नहीं सर। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अब दोबारा से स्कूल खोले गए हैं, छात्र जो हैं पूरी रुचि के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको ऑफलाइन स्टडी राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने एक लोकहित का बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश को आर्थिक रूप से उभारने के लिए उन्होंने सराहनीय प्रयास किए। बजट बहुत अच्छा आया। हर चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको बजट को पेश किया है। मैं सराहना करता हूं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर वर्ग को देखते हुए और किसान के लिए हो, चाहे खेल के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो रेलवे के लिए, हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने अच्छा बजट पेश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सिरसा पहुंचे और इस दौरान अनिल विज ने कहा कि पंजाब सहित 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस 2 ही राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस के प्रधान का पाकिस्तान के प्रति बेहद प्रेम उजागर होता है जो कि देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे राजनीतिक दल को पंजाब वासी कभी भी वोट नहीं डालेंगे। अनिल विज ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से बदलकर गुंडावादी पार्टी रख लेना चाहिए। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में पंजाब के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी पार्टी आगे आए। पंजाब में नेशनल पार्टी को ही लोग प्रेफर करेंगे और नेशनल पार्टियां हैं 2, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका पाकिस्तानी प्यार सर्वविदित है। उनके जो मुखिया हैं उनका बार बार पाकिस्तान के प्रति प्रेम उजागर होता है। तो ऐसी पार्टी को तो कोई भी देशभक्त वोट नहीं डालना चाहेगा और ऐसे व्यक्ति से देश को खतरा भी है। इसलिए लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, ना केवल पंजाब में। कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को आज अंबाला छावनी में मैनकाइंड फार्मा द्वारा 3-3 लाख के चेक वितरित किए गए। आपको बताएं कि पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ को यह आर्थिक सहायता मैनकाइंड फार्मा द्वारा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के माध्यम से दी गई। अंबाला यमुनानगर के 5 परिवारों सहित प्रदेश भर के 30 से ज्यादा परिवारों को आज चेक वितरित किए गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैनकाइंड फार्मा द्वारा कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और पैरामेडिकल के स्टाफ के परिवार वालों को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं। हमारे देश की मैनकाइंड फार्मा दवाइयों की एक कंपनी है। उन्होंने 1 अप्रैल 2021 के बाद से आज की तारीख तक कोविड में जितने हेल्थ वर्कर्स के, फ्रंटलाइन वर्कर्स की शहादत हुई है, उनको 3-3 लाख रुपया सबको ये दे रहे हैं। 35 पुलिसकर्मी हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 4 केमिस्ट हैं और 1 नर्स है
नर्स हैं। बाकी भी जो इनकी सूची में अभी नहीं आए होंगे, इन्होंने कहा है कि जो इस पीरियड के दौरान जिनकी भी शहादत हुई होगी उनको हम 3 लाख रुपया देंगे। जयपुर के एक व्यक्ति को सोनीपत में हिरासत में रखकर 9 करोड़ रुपए के बिटकॉइन ट्रांसफर करवाने वाले पुलिसकर्मियों को सोनीपत एसपी की तरफ से सस्पेंड किया गया। दोनों पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि जयपुर के शशिकांत को जबरदस्ती अपहरण करके अवैध हिरासत में रखा और सोनीपत में हिरासत के दौरान 9 करोड़ रुपए के बिटकॉइन किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया गया। मामले में सोनीपत एसपी राहुल शर्मा की तरफ से पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। वहीं जयपुर पुलिस भी मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ ही सोनीपत में अतिरिक्त एसपी उपासना भी अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अन्य कोई पुलिसकर्मी इस मामले में संलिप्त तो नहीं था, यह भी देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के चलते बंद पड़े स्कूल एक बार फिर से खोले गए हैं। फिलहाल 10वीं और 12वीं कक्षा तक ही स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई, तो इसके साथ साथ स्कूल खोलने के बाद अध्यापकों और विद्यार्थियों में भी काफी खुशी है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मंगलवार को स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए। सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन लगने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी गई और स्कूल खोलने के बाद विद्यार्थियों का भी मानना है कि ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई इतनी बेहतर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब स्कूल खुल गए हैं तो निश्चित तौर पर फिजिकली पढ़ाई के दौरान बेहतर स्थिति होती है। फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर मौजूद रहीं और निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करती नजर आए। आंगनवाड़ी आशा वर्करों की ये मांग है कि जो पिछले 56 दिनों से पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर के वो धरना कर रही हैं, उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो 56 दिन से हेल्पर और वर्कर जो आंगनवाड़ी की हैं उनकी हड़ताल चल रही है और हरियाणा की सरकार बातचीत के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय इन वर्करों पर, हेल्परों पर मुकदमे बनाने में, इनकी बर्खास्तगी करने में लगी है, जिसका पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज विरोध कर रहा है। और सभी जगह पर हम ये प्रदर्शन करके सरकार को बताना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर को अकेला ना समझे। हरियाणा प्रदेश का 3.5 लाख कर्मचारी इनके साथ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी मांग है, हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में जो वर्कर हैं उनको 1500 रुपये देने की बात की थी दिवाली गिफ्ट के रूप में, और जो हेल्पर हैं उनको 750 रुपये देने की बात कही थी। अन्य प्रदेशों ने इनको ये लाभ दे दिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश ने आज तक इनको 1500 और 750 रुपये का लाभ नहीं दिया है, जिसकी मांग को लेकर के ये संघर्ष कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ACS जी अनुपमा ने कहा है कि देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में नूंह जिला चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अनुपमा लघु सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मंगलवार को आकांक्षी जिला की प्रगति को लेकर जिला के प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आकांक्षी जिला की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक में कहा कि आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित पैरामीटर्स पर काम करते हुए जिलों को किस तरह आगे ले जाया जाए, इस बारे में अधिकारियों और चिकित्सकों से चर्चा की है। उन्होंने जिले में किए गए विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों, चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले में आकांक्षी जिला के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किए गए कार्य संतुष्ट हैं। पलवल में बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में कार्यरत एक लाइनमैन को 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद विजिलेंस टीम लिपिक को गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ ले गई। विजिलेंस विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार दिनेश कुमार थे। फिलहाल विजिलेंस की टीम कार्रवाई में जुटी है। विजिलेंस टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पुलिस में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का पूरा असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घनी धुंध देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा बहादुरगढ़ भी कोहरे की चपेट में है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके सफर कर रहे हैं। सर्दी के मौसम से पहले सड़कों पर ना तो प्रशासन की ओर से सफेद पट्टी लगाई गई और ना ही साइन बोर्ड, जिसके कारण धुंध की वजह से हादसे होने का खतरा है। बहादुरगढ़ में कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली। बहादुरगढ़ में न्यूनतम तापमान रात के समय करीब 9 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और वातावरण में जो है करीब 96% तक जो है वो नमी दर्ज की गई है। कोहरे और धुंध के कारण लोगों के रोजमर्रा के काम पर भी असर हो रहा है। पेशकश पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।